प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें एकक कोष्ठिका के बारे में बताया था कि एकक कोष्ठिका क्या होती है और एकक कोष्ठिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो हमने ही पाया था कि जो एकक कोशिकाओं के मैंने दो प्रकार बताए थे कि एक बताया था आद्य या साधारण जो एकक कोशिका होती है उसमें हमने आपको बताया कि जो अवयवी कण होते हैं वो केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं, और जो केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें हमने आपको बताया था कि जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की जो स्थिति है वह इन किनारों पर होने के साथ साथ जो किनारे हैं उन किनारों पर अवयवी कणों के होने के अतिरिक्त अन्य स्थितियां और भी हो सकती, जैसे फलक हो सकते हैं या किन्हीं दो विपरीत फलकों पे या फलकों पर भी उपस्थित हो सकते हैं या बीच में भी अवयवी कण हो सकते हैं। तो ये स्थितियां हमने आपको बताई थी केंद्रीय एकक कोशिका के केस में। अब हमने यहाँ पर आज जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि 7 मुख्य जो आद्यक कोशिकाएं हैं या जो आद्यक कोशिका है उस आद्यक कोशिका से जो हमारी आद्यक कोशिका है जिसमें कि अवयवी कण जो है केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं, उस एकक कोशिका के हिसाब से माने आद्यक कोशिका के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर 7 आद्यक कोशिकाएं संभव हैं जिसको हम क्रिस्टलीय तंत्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 आद्यक कोशिकाएं हो सकती हैं या जिसको हम कहते हैं कि 7 जो है क्रिस्टलीय तंत्र हमारे पास उपस्थित होते हैं। वो क्रिस्टलीय तंत्र हमारे पास कौन कौन है ये मैंने फिगर यहाँ पे बना रखा है ताकि टाइम हमारा ज़्यादा न लगे, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वो 7 एकक कोशिकाएं हमारे पास कौन कौन सी, नंबर 1 घनीय एकक कोशिका या क्यूबिक जिसको हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा मैंने यहाँ पर द्विसमलंबाक्ष इसको हिंदी में कहते हैं द्विसमलंबाक्ष, या इसको हम चतुष्कोणीय भी कह देते हैं या टेट्रागोनल जिसको हम कहते हैं टेट्रागोनल भी जो है हम इसको कह देते हैं, ये टेट्रागोनल एकक कोशिका है। तीसरी जो एकक कोशिका संभव है वह है विषमलंबाक्ष। ये वाली मैंने यहाँ पे बता रखी है, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा विषमलंबाक्ष। चौथा एकंताक्ष, विषमलंबाक्ष को हम ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एकंताक्ष, इसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। नेक्स्ट मैंने बना रखा है षटकोणीय और जिसको हम हेक्सागोनल भी कह देते हैं। और उसके बाद हमारे पास है त्रिसमन्ताक्ष जिसको हम रोमोहिंडल भी कहते हैं। और सातवां हमारे पास त्रिंताक्ष या इसको हम ट्राइक्लिनिक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं। इन 7 आद्यक कोशिकाओं के द्वारा 7 क्रिस्टलीय तंत्र संभव हैं और इसमें क्या होंगे कि अवयवी कण हमारे क्या होंगे, किनारों पर होंगे, केवल किनारों पर हम लेंगे। लेकिन इसमें और भी आद्यक कोशिका के केस में तो क्या होगा कि केवल जो अवयवी कण होंगे वो केवल किनारों पर होंगे, अन्य स्थितियों पर अवयवी कण नहीं होंगे। लेकिन यदि और संभव विविधताएं हम देखें, अर्थात केंद्रीय की कोशिका के रूप में या फलक एकक कोशिका के रूप में या अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका के रूप में भी यदि संभव विविधताएं देखें तो उनसे संभव विविधताएं भी हो सकती हैं। और इस प्रकार से हमको 7 तो मुख्य आद्यक कोशिकाएं या इनको हम 7 क्रिस्टलीय तंत्र भी कह सकते हैं, और जो यहाँ पर संभव विविधताएं हैं उन 7 से जो मुख्य 7 आद्यक कोशिकाएं हैं उनसे जो संभव हमारे पास एकक संभव जो विविधताएं होंगी, पॉसिबल वेरिएशंस होंगे, वो हमारे पास यहाँ पर 14 प्रकार से पॉसिबल हैं। 14 अन्य प्रकार की एकक कोशिकाएं हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होंगी। तो उसके बारे में हम अभी बताते हैं कि किस प्रकार से 14 होंगी, जिनको हम पहले बताया था मैंने, जिनको कि हम वेब्रे क्रिस्टल या वेब्रे चालक हम कह देते हैं। तो वो 14 वेब्रे चालक यहाँ पर हमारे पास या 14 संभव विविधताएं यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहला वो 7 मुख्य क्रिस्टलीय तंत्र या 7 मुख्य एकक कोशिकाएं। पहला लेता हूं मैं घनी, जिसको हम क्यूबिक या सिंपल हम कह देते हैं।
यूनिट सेल या घनी एकक कोशिका में क्या होगा कि जो यहाँ पे मैंने एकक कोशिका के दो पैरामीटर बताए थे। एक बताया था उनकी जो कोरें होती हैं, भुजाएं या कोर, जैसे ये मैंने इसको लिखा A, B एंड C, जिसको मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था। जैसे सपोज के लिए हम इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। नेक्स्ट टाइम पे मैंने एकक कोशिका के केस में बताया था। तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये A वाला है A, और ये वाला B है, और ये जो कोर है C है ऊपर वाली, और इनके बीच जो बनने वाले कोण हैं ये तीनों यहाँ पर मैंने बताया अल्फा, ये कोण अल्फा, बीटा और गामा कोण मैंने बताए हैं। इन जो कोरें हैं, कोरों के बीच बनने वाले कोण जो है यहाँ पर हमने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो हम ये कोणों को देखेंगे और पैरामीटर देखेंगे। कोर क्या है, A, B, C हैं, और कोण क्या है, उन कोरों के बीच बनने वाले कोण है अल्फा, बीटा और गामा कोण है। वो पहले भी मैं आपको एकक कोशिका में भली प्रकार से समझा चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि घनी एकक कोशिका जो होती है, पहला जो घनीय क्रिस्टलीय तंत्र होगा उसमें क्या होगा कि जो कोरे हैं अर्थात जो ये भुजाएं हैं A, B और C, तीनों A, B और C, ये A, B और C, ये तीनों कोरे क्या होंगी, बराबर होंगे। क्योंकि घन में क्या होता है, घन उसको कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी। तो घन के केस में क्या होना है कि ये जो कोरे हैं, ये कोर, ये वाली कोर A, B और C, तीनों कोरें क्या होंगी, बराबर होंगी। और उनके बीच जो बनने वाले कोण, ये कोण और ये कोण, ये तीनों जो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो घनी जो क्रिस्टलीय तंत्र है उसमें क्या होना है कि कोरें भी बराबर होंगी, अर्थात A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा अक्षीय जो दूरियां है, कोर की लंबाई है, A, B और C बराबर होंगी। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और जो कोण है उनके बीच बनने वाला अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अर्थात अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण बराबर होंगे, और वो तीनों क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। वो तीनों कोण क्या होने हैं, 90 अंश के होने हैं। तो ये यहाँ पर कोणों की स्थिति है। दो पैरामीटर में हमने ले रखे हैं, एक तो कोर और दूसरा कोण। अब इसके जो घनी जो एकक कोशिका है या जो घनी क्रिस्टलीय तंत्र है उसके जो उदाहरण हमारे पास हो जाते हैं, जैसे NaCl है या कॉपर है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कुछ उदाहरण हो जाएंगे। तो पहला प्रकार मैंने आपको बताया था घनी क्रिस्टल तंत्र। दूसरा क्रिस्टल तंत्र हम लेते हैं जिसका नाम है, अभी मैंने बताया था, द्विसंबलाक्ष, द्विसमलंबाक्ष। द्वि अब नाम ही से लग रहा है हिंदी में, द्वि माने दो, सम माने समान, लंबाक्ष जिसके दो लंब क्या है, समान है, या दो भुजाएं क्या है, नहीं भुजाएं तो क्या होंगे यहाँ पे, दो भुजाएं क्या होंगी, दो सम, द्विसम माने दो लंबी भुजाएं क्या होंगी, या दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और तीसरी भुजा नहीं होंगी। तो द्विसंबलाक्ष, या इसको चतुष्कोणीय भी कहते हैं, या इसको टेट्रागोनल कहते हैं। तो टेट्रागोनल की कंडीशन में क्या होगा कि मैंने यहाँ पे टेट्रागोनल की केस में लिखा है कि जो टेट्रागोनल का केस होगा वहां पर A और B बराबर होंगी, अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, लेकिन जो C भुजा है वो बराबर नहीं होंगी। मैंने यहाँ पर लंबी बना रखा है इसको भुजा को। तो A और B हो सकता है इसमें थोड़ा वेरिएशन हो, क्योंकि बनाने में गलती हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि नाप के नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे हम A और B बराबर होंगे, C बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, C बराबर नहीं है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B, A और B बराबर है, A और B बराबर है, लेकिन C बराबर नहीं है। और इस कंडीशन में लेकिन जो कोण होंगे अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, वो तीनों कोण 90 अंश के होंगे। द्विसंबलाक्ष के केस में या टेट्रागोनल के केस में जो कोण होंगे 90 डिग्री के होंगे। भुजाओं के बीच, जो तीनों भुजाएं हैं उनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। कोण सभी 90 अंश के, लेकिन एक भुजा बराबर नहीं, दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसके जो उदाहरण हमारे पास हो जाते हैं, जैसे सपोज के लिए सफेद टिन हो जाता है हमारे पास, या SnO2 हमारे पास, या कैल्शियम सल्फेट आदि इसके क्या हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं। तीसरे प्रकार का क्रिस्टल तंत्र में लेता हूं जिसको हम कहते हैं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष तीसरा जो है विषम लंबाक्ष, नाम ही से लग रहा है विषम माने असमान, लंबाक्ष माने उसके जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या है, जो लंब है, लंबी भुजाएं हैं एक दूसरे के, वो क्या है, तीनों विषम है, अलग अलग प्रकार के हैं। अर्थात उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, भुजाएं बराबर नहीं है, A नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B, अर्थात A और B
बी बराबर नहीं है और सी तो बराबर नहीं है, अर्थात तीनों बराबर नहीं, ये अलग अलग माप की होंगी। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट द एंगल्स जो, लेकिन जो एंगल है यहाँ पे अल्फा बीटा और जो गामा, जो कोण बन रहे हैं उन भुजाओं के बीच, वो 90 डिग्री के होंगे विषम लंबास के केस में, या इसको इंग्लिश में हम ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं। ऑर्थोरोम्बिक के केस में जो कोण तो 90 अंश का होगा, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तीनों भुजाएं असमान होंगी। और उसके एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो जाते हैं बेरियम सल्फेट हो जाता है, या पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि इसके क्या हो जाते हैं, हमारे पास उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्रिस्टलीय तंत्र है वो है एकंताक्ष। एकंताक्ष यहाँ पर हमने ले रखा है, एकंताक्ष या इसको इंग्लिश में मोनोक्लिनिक हम कह देते हैं। इस एकंताक्ष की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो एकंताक्ष है वो भुजाएं, जो तीनों भुजाएं माने ए बी और सी, माने सी भुजाएं ये वाली ए बी सी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती है। इस कंडीशन में मैंने लिखा है एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक के केस में क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, अर्थात ए बी और सी तीनों क्या है, अलग अलग हैं। और कोण जो होंगे यहाँ पर इस कंडीशन में अल्फा और गामा, माने जो अल्फा है, अल्फा और गामा जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो बीटा कोण है, जो बीटा कोण है वह 90 डिग्री का नहीं है। ये वाला कोण बीटा कोण जो है वो 90 डिग्री, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा कोण जो है 90 डिग्री नहीं है। तो ये इसमें कंडीशन है, भुजाएं क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। अल्फा और बीटा कोण 90 डिग्री हैं, लेकिन बीटा जो गामा कोण है वो जो बीटा एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है। यह है एकंताक्ष। और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके, उदाहरण हो जाते हैं आपके, जैसे सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर एकंताक्ष सल्फर, इसका जो है हमारे पास क्या हो जाता है, उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्रिस्टल तंत्र हमारे पास है षटकोणीय। षटकोणीय इस प्रकार से हेक्सागोनल को हम इंग्लिश में कह देते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है कि आपका जो है जो ए और बी, यहाँ पे थोड़ा सा बी में वेरिएशन दिख रहा है, लेकिन यदि आप नाप के बनाएंगे ए और बी बराबर होंगे, लेकिन जो लंबी वाली भुजा है सी वो बराबर नहीं होंगे। अर्थात षटकोणी के केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, दो भुजाएं बराबर है, लेकिन तीसरी वाली भुजा लंबी है, बट नॉट सी इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, अर्थात दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं। और इस कंडीशन में जो कोण है, कोण बनने वाले जो कोण है अल्फा और बीटा कोण 90 डिग्री के होंगे, दो कोण तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो तीसरा वाला कोण है गामा कोण, वह क्या है, यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला कोण, वह कोण 120 अंश का यहाँ पर हम बन जाता है, 120 अंश का। इसके उदाहरण आपके हो जाते हैं, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड हो जाता है, कैडमियम सल्फाइड हो जाता है, या ग्रेफाइट भी जो है इसका उदाहरण हो जाता है। तो ये था हमारे पास षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्रिस्टलीय तंत्र आता है जिसको हम कहते हैं त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष ये है त्रिसमन्ताक्ष, या इसको हम कहते हैं रोम्बोहिड्रल। रोम्बोहिड्रल, तो त्रिसमन्ताक्ष या रोम्बोहिड्रल में क्या है, त्रि माने तीन, समन माने समान, माने जो इसके तीनों क्या है, यहाँ पर त्रिसमन्ताक्ष में क्या होना है कि जो तीनों कोर हैं वो बराबर होनी है। मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, या इसको हम रोम्बोहिड्रल भी कहते हैं। रोम्बोहिड्रल में क्या होना है, तो कोरे हैं, रोम्बोहिड्रल में जो कोरे हैं अर्थात ए बी और सी तीनों कोण हैं, तीनों जो भुजाएं हैं या तीनों कोर बराबर हैं, माने ए बी और सी तीनों बराबर हैं, भुजाएं क्या या कोर बराबर होंगी, लेकिन जो कोण है इसमें माने जो अल्फा बीटा और जो गामा कोण है वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। भुजाएं तो क्या है, भुजाएं बराबर हैं, लेकिन जो कोण है वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है त्रिसमन्ताक्ष या रोम्बोहिड्रल के केस में क्या होता है कि जो कोर हैं ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, भुजाएं तीनों आपस में बराबर है, बट द एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड इक्वल टू गामा, अर्थात कोण भी बराबर, अल्फा बीटा और गामा जो तीनों कोण हैं वो तीनों के तीनों 90 अंश के, दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वो तीनों के क्या नहीं है, 90 अंश नहीं। इस केस में 90 डिग्री कोण नहीं होंगे तीनों कोण। तो जैसे इसका हमारे पास जो उदाहरण हो जाता है, हमारे पास जो है जैसे सिनेबार होता है, मरकरी का इसको होता है HGS,
इसका उदाहरण हो जाता है, या इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि जो है इसके क्या हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो है क्रिस्टलीय तंत्र है, या साथ जो एक आद्य कोशिकाओं से बनने वाला एक क्रिस्टलीय तंत्र जिसको हम कहते हैं तृणताक्ष, जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक, इन इंग्लिश ट्राइक्लिनिक, इसको हम ट्राइक्लिनिक कहते हैं। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, मैंने यहाँ पर ट्राइक्लिनिक बताया, उधर जगह नहीं बनी है। तो ट्राइक्लिनिक के केस में क्या होता है, जो कोरें होती हैं ए बी एंड सी, ये जो कोर हैं ए बी और सी जो कोरें हैं वो तीनों कोरें बराबर नहीं होते। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी एंड सी तीनों डिफर होंगी। तो वी कैन से ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। उस कंडीशन में मैंने लिखा है यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंड जो एंगल है इस कंडीशन में, जो एंगल भी क्या है वो क्या है, अल्फा, जो एंगल है इस कंडीशन में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, माने अल्फा बीटा और गामा, अर्थात तीनों कोण भी क्या नहीं है, बराबर नहीं है, और दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री भी नहीं है। भुजाएं भी अलग अलग हैं और कोण भी 90 डिग्री का नहीं है इस कंडीशन में। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू बी, इज ए not equal to b and b is not equal to c, and the angles alpha is equal to beta, alpha is not equal to beta and beta is not equal to gamma, and they all are not equal to 90 degree। और तीनों कोण क्या नहीं है यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री के नहीं है। तो ट्राइक्लिनिक या तृणताक्ष का जो हमारे पास उदाहरण हो जाते हैं, जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या CuSO4 5s2 विट्रॉल जिसको हम कहते हैं नीला थोदा, CuSO4 5s2 इत्यादि जो है इसके क्या हो जाते हैं, उदाहरण हमारे पास हो जाते हैं। अब ये तो थी इसकी 7 मुख्य एक कोशिकाएं थी, इनको हम 7 मुख्य क्रिस्टलीय तंत्र भी कहते हैं। और जो संभव विविधताएं, यहाँ पर अब हम इस पर बात करते हैं, विविधताएं कैसे संभव है। अब जो घनीय का कोष्ठक है, हम घनी की बात करते हैं, जिसमें कि वो तो ठीक है, आप समझ गए पैरामीटर ए और बी और सी बराबर हैं, अल्फा बीटा कोण 90 डिग्री के हैं, ये घनीय का कोष्ठक है। अब वो घनीय का कोष्ठक आद्य कब क्या रह जाएगी, जब अवयवी कोण केवल कहाँ होंगे, किनारों पर होंगे। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन ये है कि आद्य कब होगी, जब हम अवयवी कोणों को खाली कहाँ पे दिखाएंगे, 8 के 8 कोणों पे दिखा देंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अंतःकेंद्रित भी हो सकता है यहाँ पे। तो दूसरी कंडीशन अंतःकेंद्रित में क्या होगा, जो क्या कोष्ठक है केंद्रीय किनारों पर होने के साथ एक कण बीच में होगा, पहले मैंने आपको बताया था। तीसरी यहाँ पे क्या है विविधता, फलक केंद्रित भी हो सकता है, अर्थात प्रत्येक फलक के बीच में एक एक अवयवी कण आ जाएगा। मैंने हमने लास्ट वाली वीडियो में फलक केंद्रित एक कोशिका के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 विविधताएं होंगी, एक आद्य सिंपल बॉडी सेंटर्ड जिसको हम कहते हैं आद्य अंतःकेंद्रित एंड फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित। तो 3 प्रकार की विविधताओं से यहाँ पर इसमें संभव पॉसिबल। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 विविधताएं यहाँ पे पॉसिबल होगी, किसके केस में, घनीय का कोशिका के केस में। अब हम द्विसंबलाक्ष के केस में हम लेते हैं, या टेट्रागोनल के केस में लेते हैं, चतुष्कोणीय के केस में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आद्य, एक तो है विविधता हमारे पास आद्य, और आद्य के साथ साथ अंतःकेंद्रित, यहाँ पर 2 ही विविधताएं हमारे पास हैं। आद्य में क्या होगा, जो अवयवी कण होंगे वो केवल किनारों पर हो जाएंगे, और अंतःकेंद्रित में क्या हो जाएगा, एक अवयवी कण बीच में किनारों पर होने के साथ साथ बीच में भी आ जाएगा, मतलब बीच में भी एक कण आ जाएगा, किनारों पर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 2 विविधताएं यहाँ पर हमारे पास आ गई है, इसमें द्विसंबलाक्ष या चतुष्कोणीय के केस में। तीसरा हम लेते हैं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष के केस में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी, जो विषम लंबाक्ष है जिसमें कि जो भुजाएं भी बराबर नहीं है, कोर बराबर नहीं है, लेकिन कोण जो है 90 अंश का है, उस वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। नंबर 1 आद्य का मतलब सिंपल अवयवी कण किनारों पर होंगे। दूसरा क्या होगा, अंतःकेंद्रित अवयवी कण एक बीच में भी आ जाएगा, किनारों पर भी होंगे। तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होगा, अवयवी कण जो है किनारों पर होने के साथ साथ प्रत्येक फलक के बीच में आ जाएंगे। और लास्ट जो विविधता है वो है कि अंतःकेंद्रित में क्या होना है कि जो अवयवी कण किनारों पर होने के साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर आ जाएंगे। इस प्रकार विषम लंबाक्ष के केस में, जो विषम लंबाक्ष है इसके केस में हमारे पास 4
वेरिएशंस हैं, 4 संभव विविधताएं हैं, अर्थात आद्य का कोष्ठिका, अंतःकेंद्रीय का कोष्ठिका, फलक केंद्रित और अंतःकेंद्रित, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमारे पास बनती हैं, चार पॉसिबिलिटीज। उसके बाद हम एकंताक्ष में हम लेते हैं, तो एकंताक्ष के केस में हमारे पास जो एकंताक्ष है, एकंताक्ष के केस में हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज बनती है, एक आद्य अर्थात अवयवी कण केवल किनारों पर, और दूसरा बनता है अंतःकेंद्रित माने बॉडी सेंटर्ड। तो इस प्रकार से 2 हमारे पास विविधताएं यहाँ पे मिल जाती हैं, एक आद्य और दूसरा अंतःकेंद्रित, 2 यहाँ पे हमको मिल जाती है। षटकोणीय के केस में हमारे पास एक ही विविधता है, वो अवयवी कण केवल क्या होते हैं, किनारों पर होते हैं, अर्थात आद्य, एक ही विविधता हमारे पास यहाँ पे है। और फिर त्रिसमन्ताक्ष या रोम्बोहेड्रल के केस में हमारे पास एक ही विविधता है, वह है आद्य की, सिंपल, अर्थात अवयवी कण केवल कहां पर होंगे, किनारों पर होंगे। और लास्ट हमारे पास त्रिंताक्ष के केस में, ट्राइक्लिनिक के केस में भी हमारे पास एक ही विविधता है, वह है आद्य, और उसमें क्या होंगे, अवयवी कण केवल किनारों पर ही होंगे, अन्य स्थिति पर नहीं, हम यहाँ पे हम नहीं मिलते हैं हमको। तो ये हमारे पास ये होगी, इस प्रकार एक हो गया। इस प्रकार हम उस टोटल विविधताओं को हम देखते हैं, तो 3 2 5 4 9 2 11 12 13 16, टोटल हमारे पास इस प्रकार से 14 जो है विविधताएं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो गई हैं, 14 विविधताएं हमको मिल गई, जिनको मैंने आपको बेवरेज आलेख कहा था, 14 प्रकार के बेवरेज आलेख हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास 7 एकक मुख्य एकक कोष्ठिका या 7 मुख्य कृष्णिक तंत्र और उनसे बनने वाली 14 प्रकार की विभिन्न जो विविधताएं हैं, इस प्रकार से ये बनती हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप यदि इसको समझने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप इनको बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।